everyone, welcome to the session. Myself Unnati Patel, and I'm a second professional MBBS student at Gandhi Medical College, Bhopal. So finally, this is our last lecture on our chapter digestion and absorption, and I hope आपने पहले के सारे lectures देखे हैं so that you can understand this particular lecture in a much better way, right? So without any further delay, let's get started. इस particular lecture में हम लोगों को final steps of digestion के बारे में पढ़ना है, that is absorption. बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. ग्लैंड्स क्या होती है, कैसे क्या होता है उसमें, ये पढ़ा था. सेल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी. एंड देन हमें फाइनली अभी पढ़ना है एब्जॉर्प्शन बिकॉज वी हैड डिड द डाइजेशन ऑफ अ फूड पार्टिकल्स विच वी हैड टेकन, राइट. एंड नाउ हमें बॉडी में यूज़ करना है चीज़ों को, ठीक है. तो उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए वी हैव टू मेक देम एब्जॉर्ब्ड इनसाइड आवर ब्लड स्ट्रीम सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, दे कैन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स, राइट. तो ऐसे बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में जो कि हमारे फूड कंपोनेंट्स को एटीपी में कन्वर्ट करती है, एंड दिस एटीपी विल बी यूज्ड बाय अस इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, राइट. तो सबसे पहले हमें फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा. तो ये कैसे होता है, कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है. सो द NCERT हैज़ अ टेबल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो दैट चैप्टर में टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल, क्या क्या पढ़ना है बेटा एब्जॉर्प्शन में हम लोगों को. सबसे पहले हमें पता है कि फूड जो है वो ओरल कैविटी में जाता है, राइट. तो ओरल कैविटी में जब फूड जाता है तो क्या इसमें चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है. बकल कैविटी में जब है तो वी हैव सलाइवा देयर, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो क्या इसमें एब्जॉर्प्शन होता है. तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है. बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पता है कि फूड का पाथवे क्या है. ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. ओके, सो ओरल कैविटी में हमारा सर्टेन ड्रग्स, alcohol in coming in the contact with the mucosa of mouth and loose head of the tongue are absorbed in the blood capillaries lining in them. Basically दो चीज़ों याद रखनी है. थोड़े बहुत ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है बकल कैविटी में, ठीक है. लाइक GTN एक ड्रग होती है, उसे आप सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करते हो तो वो एब्जॉर्ब होती है बकल कैविटी में. तो सर्टन ड्रग्स के बारे में याद रखिए. सर्टन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सर्टन ड्रग्स, ओके. एंड देन अल्कोहल थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है जो कि म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आएगा. बट यू नो दिस थिंग कि हाँ हमारा जो बकल कैविटी में टाइम पीरियड रहता है वो बहुत कम रहता है. देन फूड इज गोन इनटू द स्टमक थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द ईसोफेगस, ठीक है. तो ये चीज़ है. तो ड्रग्स और अल्कोहल ये दो चीज़ें हम लोग लिखेंगे ओरल कैविटी में. और यू मस्ट नो कि हमारी जो टंग के बिलो बहुत सारी ड्रग्स रहती है तो वो देते हैं, ठीक है. तो आपके याद रखने के लिए हो गया कि सबलिंगुअली ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसलिए सर्टेन ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट. तो ओरल कैविटी में इनका हो गया है एब्जॉर्प्शन, ओके. देन स्टमक में भी कुछ कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब होता है, सिंपल शुगर्स जो रहती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. हम लोग खाने में भी सिंपल शुगर्स जो लेते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है. एंड अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी वाटर के अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी स्टमक के थ्रू होता है, ओके. सो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक के थ्रू हो गया है और ओरल कैविटी के थ्रू थोड़ा बहुत हो गया है, राइट. नाउ द फूड विल कम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा था, है ना. एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था कि वहाँ पर विलाइस एंड माइक्रोविलाई होती है फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. तो दैट्स वाई इतना बड़ा सरफेस एरिया है कि अगर एक एरिया भी बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा तो इतना बड़ा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा. सो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है. बिकॉज इट हैज़ विलाई एंड माइक्रोविलाई, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. वाई विलाइज एंड माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ओके. एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस हियर. ये कन्फ्यूजन होता है बिकॉज वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ओनली टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ड्रग्स का भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज ओनली टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन.
बट सर्टन ड्रग्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द ओरल कैविटी. ठीक है, डाइजेशन इज completed here and the final products are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो फूड का वो कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. डन विद दिस, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे तो फूड पार्टिकल्स बस से नहीं है, बट थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, वो कुछ ड्रग्स एंड वाटर, इनका एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन. अंडरस्टूड. सो एब्जॉर्प्शन में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. क्यों होता है? बिकॉज इसमें विलाई एंड माइक्रोविलाई है. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. एंड नाउ विल मूव टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल. अब देखो, एब्जॉर्ब तो कर लिया, ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है. सपोज दैट दिस इज अ इंटेस्टाइन. ठीक है, एंड यहाँ पर हमारी ये ब्लड वेसल्स है. तो इसको यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, अब ट्रांसफ़र भी तो करना है ब्लड वेसल में. ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फूड पार्टिकल का? तो देखिए, हमने ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी थी एंड हम पढ़ेंगे और भी आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में. सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये देखो एनसीईआरटी में पैराग्राफ में दिया हुआ है एंड वी हैड मेड दिस वेरी मच इजी हियर कि आपको बस इतना ध्यान रखना है, बिकॉज देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेंट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन. क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे. तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा जो है फूड वो हमारा सोडियम के थ्रू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आ रही है, एंड कौन सी चीज़ें हैं जो सिंपल डिफ्यूजन से आ रही है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. आई होप यू नो दिस थिंग. व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन इज वो चीज़ें जो कि डिफ्यूज़ हो रही है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर और अ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमारा जो फूड पार्टिकल है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है विद द यूज ऑफ द एनर्जी. अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है. एंड इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आयन्स जो है पहले वो मूव करता है एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द आयन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो मूव करता है. तो एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में यूज़ नहीं होती है. एक मॉलिक्यूल जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है एंड देन दूसरा मॉलिक्यूल मूव करता है. अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ कौन चीज़ किस तरह से मूव करती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है. ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो तीनों चीज़ों से हो सकता है. ग्लूकोज बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, तीनों तरीके से हो सकता है, एंड अमीनो एसिड भी तीनों तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है. मेन क्वेश्चन जो है जो हमेशा पूछा जाता है दैट इज दिस फ्रक्टोज, कि फ्रक्टोज का मूवमेंट कैसे होता है. तो FF आप याद रख सकते हो. फ्रक्टोज का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट ATP, विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं चलता काम, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम चलता है, इसलिए एनर्जी नहीं लगती है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से जाते हैं, एंड जो हमारा गैलेक्टोज है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है. ठीक है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो आयन यूज होता है दैट इज सोडियम आयन. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ठीक है, सोडियम कैल्शियम का जो मूवमेंट है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, एंड आयंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं. वाटर ऑस्मोसिस से जाता है विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज ऑस्मोसिस. ओके, सो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट आई होप क्लियर है. ग्लूकोज तीनों तरीके से जा सकता है. गैलेक्टोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज वाला पॉइंट. ठीक है, एंड लिपिड जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से जाता है, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस चला जाता है. अब इतने सारे पार्टिकल्स हमने ट्रांसपोर्ट करवा दिए है. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल डिफ्यूजन में कोई ATP नहीं लगती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP लगती है क्योंकि सब्सटेंस का मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है. राइट, नाउ विल टॉक अबाउट द एसिमिलेशन ऑफ फूड. अब आपने फूड को एब्जॉर्ब तो कर दिया, लेकिन उसका असली काम क्या है? असली काम तो यही है ना कि हमें टिश्यूज़ तक पहुंचाना है एंड टिश्यूज़ वो यूटिलाइज करें और एनर्जी प्रोडक्शन करें. एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी एंड हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की
रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है. सो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिमिलेशन. ओके, आई होप दिस क्लियर. ठीक है. नाउ डाइजेस्टिव वेस्ट जो रहेंगे वो सॉलिडिफाई होंगे इन द फॉर्म ऑफ कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम, इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज टू डिजायर फॉर इट्स रिमूवल. देखिए, अब हमने सारी चीज़ें करवा दी, बट हमारा जो फूड है जो हम कंज्यूम करते हैं वो ऐसा तो नहीं रहता कि सारा फूड जो है वो यूटिलाइज हो जाए हमारी बॉडी में. ठीक है. some extra things which are not useful for our body, which are indigested and which have no role in the providing the energy for our body. तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी एक इकट्ठा हो जाएगी and then they will be stored in the rectum. अब जब रेक्टम फुलफिल हो जाएगा तो यू हैव द अर्ज ऑफ डिफिकेशन. ठीक है. एंड इट इज़ अ न्यूरल रिफ्लेक्स. प्लीज write it down. It is a neural reflex and causing an urge or desire for its removal. ठीक है. And so that you have to go for the washroom. The ejection of the feces outside the body through the anal opening, that is called as a defecation and it is a voluntary process. ये भी याद रखना है कि defecation अपने आप नहीं हो जाता है. It is under your will up to some point. ठीक है. तो ये आपकी will में रहता है and it is carried out by the mass peristalsis movement. मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब रेक्टम का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पार्ट ऑफ मास पेरिस्टाल्सिस होता है. ठीक है. एंड वॉलंटरी प्रोसेस होती है, इसको डिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है. इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. देन वी हैव टू गो विद द रेगुलेशन ऑफ जीआईटी. अब जीआईटी की एक्टिविटीज़ का जो रेगुलेशन है ना, सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी बॉडी में वो वेल रेगुलेटेड है. अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो डिसीज़ की कंडीशन आ जाएगी. इजंट इट? तो रेगुलेशन ऑफ जीआईटी जो है वो क्या है, न्यूरल है, हार्मोनल है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अ न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल में रहता है, दोनों चीज़ें की कंट्रोल में रहता है. हार्मोन्स बाकायदा यूटिलाइज होते हैं सारे, विलिकाइनिन है ना, सारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब यहाँ पर रहते हैं. एपिगेस्ट्रिन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो जीआईटी के रहते हैं एंड दे विल बी यूजफुल फॉर एवरी कंट्रोलिंग एवरी मूवमेंट का कंट्रोल. ठीक है. बहुत सारे हॉर्मोन्स रहते हैं जीआईटी में एंड दे आर यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है. सो इट इज़ अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल. ये आपको ध्यान रखना है. साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. ऐसा नहीं होता है कि आपका सिक्रीशन ऑफ सलाइवा तभी होता है जब फूड अंदर जाता है, जब फूड हमारा बकल कैविटी में होता है. जब अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो तो भी आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है. जब आप उनकी स्मेल लेते हो तो आप ना मेरी लार टपक रही है, दैट इज़ दैट सलाइवेशन वाला प्रोसेस. ओके. सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. देन उसके बाद है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू होता है. ठीक है. ये न्यूरल सिग्नल्स जब आप एमबीबीएस करेंगे और तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस होल थिंग कि किस तरह से होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एंड किस तरह से न्यूरल एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट करती है. ठीक है. मस्कुलर एक्टिविटीज़ बोथ लोकल एंड सीएनएस के कंट्रोल में रहती है. एक मसल के मूवमेंट होता है, ऑब्वियसली जितनी भी सारी हमारी जीआईटी में वॉल्स बनी हुई है, लेयर्स हैं, वो सब मस्कुलर लेयर भी है उसमें, तो वो लोकल एंड सीएनएस कंट्रोल में रहता है. एंड हार्मोनल कंट्रोल, लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लूकोसा. ठीक है. ग्लैंड्स रहती है, वो सब जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है. ठीक है. सो इट्स अल्टीमेटली यू मस्ट नो अबाउट दैट इट इज़ न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स. बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं वो कंट्रोल करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया एंड हमने रेगुलेशन पढ़ लिया कि न्यूरल हार्मोनल रेगुलेशन है. सारे हार्मोन्स जो है वो हमारे जीआईटी की वो सेल्स है उसमें प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. एंड या इट इज़ अ वेल रेगुलेटेड मैकेनिज्म. हाउ डिफिकेशन इज देयर? डिफिकेशन इज वॉलंटरी प्रोसेस, मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट डाइजेशन वाला पार्ट. अब हमें पता है कि भाई डाइजेशन अगर सही से नहीं होगा, वी नो दिस थिंग कि अगर हमारी बॉडी में सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रेगुलेटेड है, अगर एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो वी कैन हैव द डिसऑर्डर्स. तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं बट यू हैव टू स्टडी अबाउट द फ्यू मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स इन दिस चैप्टर. ठीक है. बाकी डिसऑर्डर्स आप बाद में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो डाइजेशन में डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं आप खुद सोचो. ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, या तो आपको डायरिया हो गया है, ठीक है, या कुछ ऐसा खा लिया जिससे इंडाइजेशन, फुलनेस की फीलिंग आ रही है,
वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो कि आज की तारीख में मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। तो इतने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नाउ एक एक के बाद एक पढ़ते हैं। सबसे पहले इज इन्फ्लेमेशन ऑफ intestinal tract. It is the most common ailment due to the bacterial or viral infection. तो bacterial viral infection से आपको inflammation हो सकता है. Inflammation is like infections हो सकता है ना. Infections are also caused by the parasites like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm and pinworm. ठीक है, तो ये worms के बारे में आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। ओके, सो ये चीज़ है। तो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि एक आपको सूजन टाइप की आ गई है, ठीक है। यदि हमारी बॉडी में कोई भी इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी होती है तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरल एजेंट्स के कारण, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज जॉन्डिस। सी जॉन्डिस इज एक्चुअली नॉट अ पर्टिकुलर डिसीज, है ना, ये एक सिम्टम होता है जॉन्डिस कि आपका लिवर जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है। तो जॉन्डिस दिखता है, बट इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली। तो क्योंकि इसमें क्या रहता है बेटा, बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है। माइंड इट, बाइल पिगमेंट्स, नॉट बाइल सॉल्ट्स। देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ अ बाइल पिगमेंट्स अंडर द स्किन एंड स्क्लेरा ऑफ आइज, ठीक है। येलो हो जाता है, तो बाइल पिगमेंट्स सब डिपॉजिट होता है तो येलो हो जाता है। तो बेसिकली बाइल हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब इसमें फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है लिवर की, तो ये जो चीज़ें हैं वो डिपॉजिट हो जाती है एंड इट विल लीड्स टू अ जॉन्डिस, ठीक है। तो जॉन्डिस में ये क्वेश्चन आता है एंड जॉन्डिस इज अ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो प्लीज माइंड दिस। एंड स्किन और आईज येलो हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ, किसका डिपोजिशन बच्चों, बाइल पिगमेंट्स का, नॉट बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स का, ठीक है। तो ये जॉन्डिस के बारे में हो गया। आपको सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत कम पढ़ा रही हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यार इतना भी पढ़ लोगे ना तो यू कैन स्कोर मच हायर मार्क्स देन एनीवन एल्स जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। बिकॉज नीट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग, इट इज़ रीडिंग अबाउट अ कंसाइज थिंग in a most appropriate manner and you are able to solve the questions in a very accurate and the fastest manner, ठीक है। सो दैट्स वाई कम पढ़ो लेकिन इतने अच्छे से पढ़ो कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ओके। जॉन्डिस में अभी इतनी चीज़ पढ़ो, नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको बाद में, लेकिन अभी फोकस्ड रहो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे, ठीक है। डायरिया में क्या याद रखना है बेटा, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। देखो आपको पूछेंगे ये डेफिनेशन से ये नाम, ठीक है, तो ये डेफिनेशन से ये नाम पहचानना आना चाहिए। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, सबको पता है डायरिया हो गया है, और फीकल डिस्चार्ज एंड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ऑब्वियसली आप अगर खा रहे हो, लिक्विड खा रहे हो, सॉलिड खा रहे हो, और वो तुरंत ही बाहर निकल रहा है लिक्विड और सॉलिड में, तो लिक्विड फॉर्म में सॉरी, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, खा रहे हो निकल रहा है, खा रहे हो निकल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम ही कम बचा है। एटलीस्ट कॉन्टेक्ट तो ज़रूरी है ना एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वही नहीं हुआ, तो दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है फूड पार्टिकल्स का। अगर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन अगर रिड्यूस है तो फिर एनर्जी नहीं मिलेगी तो इंसान में ताकत नहीं बचेगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बचेगी, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा एंड उसका शरीर जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, ओके। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज अ कीवर्ड। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। से कॉन्स्टिपेशन में क्या रहता है, फीसिस जो है रेक्टम में ही रहते हैं एंड बाउल मूवमेंट्स जो है वो इरेगुलर होती है, ठीक है। देयर इज नो लिक्विड फॉर्म ऑफ द फीकल मैटर है, द फीकल मैटर इज सॉलिडिफाइड ओनली एंड बट जो है वो रिटेन रहता है इन द रेक्टम, इट इज कॉन्स्टिपेशन, राइट। आई होप एवरी वन कैन रिलेटेड, बिकॉज हर एक फैमिली मेम्बर में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, किसी ना किसी फैमिली में किसी ना किसी एक बंदे को तो होता ही है कॉन्स्टिपेशन, राइट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दी वॉमिटिंग। देखो वॉमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स है, ठीक है, इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ एंड कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला में वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट रहता है, ब्रीदिंग सेंटर भी प्रेजेंट रहता है। नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। जब भी वॉमिटिंग आती है ना तो अचानक से वॉमिट नहीं आती है, पहले आपको घबराहट होती है, जी मचलना टाइप की चीज़ें रहती है एंड यू विल फील लाइक अच्छा नहीं लग रहा है वाली चीज़, राइट।
तो वॉमिटिंग में पहले नोजिया होता है आपको, एंड देन उसके बाद वॉमिटिंग होती है ना, अचानक से रिफ्लेक्स के कारण। क्यों होता है वॉमिटिंग? वॉमिटिंग होता है बिकॉज आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा मसाले वाला फूड खा लिया है, एसिडिटी हो गई है आपको, ठीक है, वॉल्व में प्रॉब्लम अगर है तो वॉमिटिंग हो सकती है। तो वॉमिटिंग के बहुत सारे कारण होते हैं, तो बस नो अबाउट दिस 3 पॉइंट्स राइट नाउ, है ना। नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का सेंटर मेड्यूला में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, दैट इज वॉमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इनडाइजेशन। देखो इनडाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन में प्लीज डिफरेंशिएटेड अच्छे से करना। फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, दैट इज इनडाइजेशन, लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, दैट इज इनडाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन में फूड डाइजेस्ट तो हो चुका है लेकिन रेक्टम में स्टोर हुआ है, ठीक है, और इरेगुलर बाउल मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो इंडाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन में प्लीज प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड करते रहना अच्छे से, एंड कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कॉजेस इज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, इससे कारण मतलब इंडाइजेशन हो सकता है। ये गलत लिखा गया है, थोड़ा सा प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। दिस इज नॉट इंजेशन, इट इज इंडाइजेशन, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है दैट इज इंडाइजेशन, डाइजेस्ट होकर रेक्टम में स्टोर हो गया है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। नाउ मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग परगेटिव स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस एंड इवैक्यूएशन ऑफ द फ्लूइड फीसेस, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो रेक्टम है, ठीक है, उसके अंदर अगर फूड पार्टिकल स्टोर है ना, हम ऐसी चीज़ दे दे थ्रू माउथ मैग्नीशियम, लाइक कभी भी कॉन्स्टिपेशन होता है ना या प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो उससे मैग्नीशियम आयन दिया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, ठीक है, एज अ परगेटिव कंटेनिंग परगेटिव। लेक्सेटिव्स होता है जो कि हम लोग देते हैं कॉन्स्टिपेशन के समय। तो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम है तो यहाँ का क्या हुआ बेटा, जो हमारा इधर मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम है तो क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम है, क्या हो रहा है, यहाँ का ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, पानी कम है, बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है, तो पानी जो है वो अंदर आएगा, ठीक है, वाटर विल कम इनसाइड। अगर पानी अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है, पानी अंदर आया तो हमारा जो इतना एरिया है उसमें वाटर अंदर आया, एरिया कम है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो अचानक से हम लोगों को डिफिकेशन करना पड़ेगा बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया में वो इतना वॉल्यूम जो है फीकल मैटर का वो एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी यूज मैग्नीशियम आयंस फॉर दैम which stimulates the intestinal paralysis and evacuation of the fluid feces, ठीक है, समझ में आया, okay। Then this is about all the disorders. Now we'll talk about the most important disorder, kwashiorkor और marasmus, जो कि बच्चों में होता है mainly, एंड इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, किसमें किस चीज़ की कमी होती है ये इंपॉर्टेंट है, किसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट वी टॉक अबाउट द प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ठीक है। होप यहाँ तक अगर लेक्चर देख लिया है तो अभी ये लास्ट पार्ट है, इसको अच्छे से देख लो, फिर आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से, एंड देन चैप्टर इज इन योर फिंगर टिप्स। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को, जितनी भी पूरे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की पीडीएफ्स है उन सब को हर अल्टरनेट डेज में 7 दिन तक रिवाइज करोगे ना तो आप भूलोगे नहीं कभी, एंड आई प्रॉमिस यू कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पीएम क्या होता है, इट्स अ डाइटरी डेफिशिएंसी, खाने में प्रॉब्लम है, वो सब क्या हो रहा था, हमें खाना तो अच्छे से मिल रहा था लेकिन हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था। एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या प्रॉब्लम है कि हमें खाना ही नहीं मिल रहा है, बच्चों में प्रॉब्लम होती है ये, एंड उनको खाना नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स है ये। तो डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखो एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन्ड है तो इसको ध्यान रखना। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में एंड वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, ओके। पीएम अफेक्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक। बांग्लादेश, लिबरेशन वॉर, इथियोपिया, सीवियर ड्रॉट इन मिड 80s, ये इंपॉर्टेंट है कि कब किसको कैसे अफेक्ट करी है एंड किस तरह से अफेक्ट करती है। ऑब्वियसली जब आपका सूखा पड़ जाएगा यानी कि ड्रॉट, फेमाइन आ जाएगा एंड पॉलिटिकल टर्मोइल होगा कोई, तो आपको खाना नहीं मिलेगा यार, इतनी सारी चीज़ें डेफिशिएंसीज है, आप इसमें खाना बहुत ज़्यादा कम मिलता है,
PM affects the infants and children to produce a marasmus and kwashiorkor. मेनली इनकी जो जनता होती है, ये डिसीज जिन जनता को अफेक्ट करती है, दैट इज़ बच्चे ओनली. ठीक है, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ये दिक्कत रहती है लेस देन 5 years ऑफ एज. ठीक है, नाउ मैरास्मस एंड क्वाशियोरक्योर में क्या है क्या नहीं है ये देख लेते हैं. देखो, मैरास्मस एक में होती है कार्ब्स एंड प्रोटीन्स दोनों की डेफिशिएंसी, और एक में होती है सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी. अब इसको कैसे याद रखो, जैसे कि मारास्मस है, मारा मतलब सब कुछ खत्म है, अब तो मारे गया है, तो प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है मैरास्मस में, एंड सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है क्वाशियोरक्योर में. अंडरस्टूड. नाउ अब मारास्मस छोटा स्पेलिंग, क्वाशियोरक्योर बड़ा स्पेलिंग, तो लेस देन 1 year ऑफ एज. ठीक है, एज जिनकी 1 साल से कम है ना, उनको मैरास्मस होगा, एंड मोर देन 1 year इन एज वालों को क्वाशियोरक्योर होगा. स्पेलिंग से आप याद कर सकते हो. नाउ मैरास्मस में दोनों की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की भी है, कैलोरीज की भी है. प्रोटीन जो है वो मेनली मसल के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ना, मसल्स के लिए, तो ब्रेक डाउन होगा मसल्स का, ताकि प्रोटीन नहीं है. थिनिंग ऑफ लिम्स एंड कंप्लीट बॉडी, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, एडिमा एब्सेंट. देखो, एडिमा तब होता है जब आपकी एक चीज़ होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ, किसी का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, एंड देन उसके बाद उसमें पानी भर जाता है. अब यहाँ तो प्रोटीन और कैलोरीज दोनों ही नहीं है, दैट्स वाई एडिमा एब्सेंट रहेगा. मसल्स का ब्रेकडाउन होगा, रीज़न प्रोटीन कम है. थिनिंग ऑफ लिम्स एंड कंप्लीट बॉडी, लिम्स की थिनिंग ऑब्वियस है, बिकॉज यहाँ पर हमारा जहाँ डिपोजिशन होता है प्रोटीन का मसल्स का, वही नहीं है, प्रोटीन ही नहीं है. एंड बाकी जगह जहाँ पर भी कैलोरीज का वो रहता है डिपोजिशन, वो भी नहीं है, बिकॉज कैलोरीज की डेफिशिएंसी है. एंड फेलियर इन ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट भी फेल हो जाएगा. तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है. ये ईयर्स का आपको समझ में आ गया. प्रोटीन कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी मारा में होती है, एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी ओनली इन क्वाशियोरक्योर होती है. नाउ इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा. ब्रेकडाउन ऑफ मसल दोनों में होगा, रीजन बिंग प्रोटीन्स दोनों में डेफिशिएंट है. थिनिंग ऑफ लिम्स एंड कंप्लीट बॉडी टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कैलोरीज डेफिशिएंसी. कंप्लीट बॉडी का कैलोरी डेफिशिएंसी में थिनिंग होगा, एंड थिनिंग ऑफ लिम्स ओनली, बिकॉज लिम्स में मेनली प्रोटीन डिपोजिशन होता है मसल्स में, है ना, और मसल्स में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन डेफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिनिंग ऑफ लिम्ब होगा, एंड बाकी जगह पर एडिमा देखने को मिलेगा. तो आप क्वाशियोरक्योर और मैरास्मस के पेशेंट को बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिजिकली आंखों से देख के ही कर सकते हो आप. ठीक है, तो एडिमा जिसमें प्रेजेंट है दैट इज क्वाशियोरक्योर. थिनिंग ऑफ लिम्स ओनली है, वो क्वाशियोरक्योर. 1 साल से अगर ज़्यादा बच्चे को मैल न्यूट्रिशन है, ज़्यादा एज का बच्चा है अगर, तो उसमें क्वाशियोरक्योर होगा, एंड सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी से ही होता है ये. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैरास्मस एंड क्वाशियोरक्योर. तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है इधर. ये अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, बहुत कम है इसमें, बहुत कम है और बहुत कंसाइज वे में है, इतना तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है. ओके, एंड दिस आर अदर डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. बाकी हमने एसिमिलेशन के बारे में पढ़ा अच्छे से, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. विद दिस वी हैड कंप्लीटेड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से, एंड आई होप कि अब मैं बहुत जल्दी वीडियोज़ डालूंगी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के. And if you like this video, please do like and subscribe to the channel because it's new. We need your help, and please share this video with friends as well, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए. इस बहुत ही कंसाइज एंड बहुत ही प्यारे मटेरियल्स है, बिकॉज इससे बेहतर मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, एंड इफ़ यू सपोर्ट अस, विल ऑल्सो गिव क्वेश्चंस टू यू ऑन अ टेलीग्राम चैनल एज वेल, राइट. सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड ऐसे ही देखते रहना अच्छे से चैप्टर्स. ठीक है, लेक्चर्स आते रहेंगे, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. बाय बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.